हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम यूनिट 10 देखेंगे, जिसमें न्यायपालिका के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके पहले कार्यपालिका और विधायिका कंप्लीट हो चुका है। न्यायपालिका का मतलब ही हो गया कि जो न्याय की देख रेख करे, यानी कि कानून की देख रेख करे। ठीक है, उसे न्यायपालिका कहते हैं। तो जो हमारी न्यायपालिका है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर देखनी है। और जो भारत में न्यायपालिका है वो कैसी है? एकहरी न्यायपालिका है। ठीक है, भारत में एकहरी न्यायपालिका व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। न्यायपालिका के कुल कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका और अधीनस्थ न्यायपालिका। जो सर्वोच्च है इसको क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पूरे इंडिया का एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है। और हाई कोर्ट उच्च न्यायपालिका को बोला जाता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अधीनस्थ न्यायपालिका को बोला जाता है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, अधीनस्थ न्यायपालिका है, इसमें फैमिली कोर्ट भी आ जाता है, पब्लिक कोर्ट भी आ जाता है और मोबाइल कोर्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जिसके बारे में स्टडी करनी है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किस में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 124 में। और 18, ठीक है, याद रखना है इसको, 28 जनवरी 1950 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को गठित हुआ था। फिर इसी में आपको अब सर्वोच्च न्यायपालिका के बारे में कुछ पॉइंट याद रखना है। अनुच्छेद 124 से 143 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, यानी कि कुल कितने हो गए? 31 जजों की संख्या होती है। तो ये याद रखना है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक होता है जो चीफ जस्टिस होता है, बाकी जो 30 होते हैं वो जस्टिस होते हैं, केवल जज होते हैं वो न्यायाधीश होते हैं। इस तरीके से 30 + 1 मिलकर कुल कितने हो गए? 31 हो गए। ठीक है, और जब याद रखना है ये सर्वप्रथम ये वाला पॉइंट जो है, सर्वप्रथम 1+7 की व्यवस्था थी। 1+7 की व्यवस्था का मतलब हो गया कि पहले क्या होता था, सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 7 जो होते थे वो हमारे न्यायाधीश हुआ करते थे। तो ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन इस टाइम पर 1 और 30 की व्यवस्था हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मेन चीफ जस्टिस होता है, वही क्या होता है? वरिष्ठ होता है। यह परंपरा कब से चली आ रही है? 1993 से चली आ रही है। और जो भारत का सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय था वो कब बना था? तो 1774 में बना था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 1774 में बना था। कहाँ पर बना था ये? कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में स्थापित किया गया था सबसे पहला सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे एलिजाह इम्पे। ठीक है, ये भी आप नोट करना, एलिजाह इम्पे। ठीक है, ये सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे। कहाँ के? कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के, जो कि सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट था इंडिया का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर आर्टिकल 124 के बारे में। तो आर्टिकल 124 में जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है। ठीक है, भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय 1774 में कलकत्ता में स्थापित किया गया। उस समय सर्वोच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीश हुआ करते थे, और वर्तमान में 31 जज होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अब जो 124(3) है, ठीक है, तो उसमें योग्यता की बात कही गई है। तो योग्यता की बात जो कही गई है वो ये है कि भारत का नागरिक हो। ठीक है, ना हो का ना मतलब नहीं, भारत का नागरिक हो। ठीक है, 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। या 10 वर्षों तक सरकारी वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़रों में कानून का जानकार हो। ठीक है, 65 वर्ष से अधिक उम्र का ना हो। ये भी बात, तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 65 वर्ष से अधिक का उम्र नहीं होना चाहिए, 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट के वकील का, एडवोकेट का काम किया हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति की राय में वो कानून जानता हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, क्वालिफिकेशंस होती हैं, और ये आर्टिकल नंबर 124C में दिया हुआ है, यानी कि 124(3). ठीक है,
में दिया हुआ है योग्यता के बारे में। उसके बाद हमको क्या देखना है, नियुक्ति। ठीक है, अगर नियुक्ति की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कब ये बनाया गया था, 1993 में कानून बनाया गया था, नियम बनाया गया था कि सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। यानी जो सबसे वरिष्ठ होगा, सबसे ज़्यादा एजेड होगा, उसे ही क्या बना देंगे, सुप्रीम कोर्ट का मेन चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति ही दिलाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरा, नाम लिख लो आप इसको, हीरा लाल जे कानिया। ठीक है, ये सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो कौन है, तीर्थ सिंह ठाकुर है, ये 43वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अभी तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। फातिमा बीबी, ये नाम याद रखना है आपको, फातिमा बीबी। ठीक है, ये पहली महिला हैं जो सुप्रीम कोर्ट की अन्य न्यायाधीश बनी। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की अन्य न्यायाधीश थी, मतलब कभी कोई मुख्य न्यायाधीश यानी कि मेन चीफ जस्टिस नहीं बना है, चीफ जस्टिस नहीं बना है, जो भी बना है वो सिर्फ जस्टिस के पद पर ही रह गया है। फातिमा बीबी पहली महिला थी जो जस्टिस बनी थी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, अब कार्यकाल हम देख लेते हैं कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। नोट कर लेना आपको ये सब पॉइंट। कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं 65 वर्ष तक की आयु तक वो कार्य करते हैं। ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक वो कार्य करते हैं। अभी तक सबसे अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन रहा है, वाई.एस. चंद्रचूड़। वाई.एस. चंद्रचूड़ जो हैं सबसे अधिक साल तक, सबसे अधिक वर्षों तक कार्य किया है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। ठीक है, 7 वर्षों तक, कितने वर्षों तक इन्होंने कार्य किया है, 7 ईयर्स तक ये कंटिन्यू काम किए हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये आर्टिकल 124 में था। आर्टिकल 125 की बात करते हैं हम। ठीक है, तो आर्टिकल 125 में किसकी बात की गई है, सैलरी और अलाउंसेस की बात की गई है। ठीक है, सैलरी एंड अलाउंसेस। ठीक है, जिसमें 1 लाख पर मंथ जज को दिया जाएगा, चीफ जस्टिस को दिया जाएगा, और जितने भी जज होंगे उनको 90,000 पर मंथ दिया जाएगा। ये हो गया आर्टिकल 125। ठीक है, तो आर्टिकल 125 में सैलरी और अलाउंसेस की बात की गई है। आर्टिकल 126 की हम बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या कहा गया है, एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात की गई है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग CJI। ठीक है, जैसे कि एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब होता है कि उस समय पर कार्यरत। ठीक है, तो किसी को एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कौन अपॉइंट कर सकता है, तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ही उसे अपॉइंट कर सकता है, ऐसा लिखा गया है 126 में। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, आप देख लो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कैसे की जाती है, तो संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर ही उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो हटाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा से शुरू हो सकती है या फिर राज्यसभा से शुरू की जा सकती है। दोनों सदनों से विशेष बहुमत पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ ही न्यायाधीश उस पद से हट जाएगा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभी तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। ठीक है, यानी कि जब से अपना देश, भारत देश आज़ाद हुआ है, तब से अभी तक किसी भी ऐसे चीफ जस्टिस को हटाया नहीं गया है, महाभियोग नहीं लगा है उस पर। सबसे पहले सिद्ध कदाचार का आरोप न्यायाधीश रामस्वामी के खिलाफ लगा था, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। अभी हाल ही में यह आरोप न्यायाधीश सौमित्र सेन पर भी लगा, जिस कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, यानी कि इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, ये हमने देख लिया आर्टिकल 126 तक, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस को हायर करते हैं कौन, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। आर्टिकल 127 याद रखना है आपको। ठीक है, 124 में किसकी बात कही गई है, कि सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। 125 में सैलरी और अलाउंस की बात की गई है। आर्टिकल 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात की गई है, और आर्टिकल 127 में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य
न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से कोर्ट के न्यायाधीशों को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में अधिकतम 2 साल के लिए नियुक्त कर सकता है। ठीक है, सिर्फ इनको वेतन मिलेगा, अन्य भत्ते नहीं मिलेंगे। बात समझ आई होगी आपको। मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट का CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की सहमति से, अगर राष्ट्रपति सहमत हैं इस बात से, ठीक है, तो उनकी सहमत से हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनको अतिरिक्त जज के रूप में अधिकतम 2 साल के लिए नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, और जिन जज को ये नियुक्त कर रहे हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश, उनको 2 साल के लिए कर रहे हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ सैलरी मिलेगी। अदर जो अलाउंसेस होते हैं वो उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 127 में। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 128। ठीक है, आर्टिकल 128 देख लेते हैं। तो रिटायर्ड जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, ठीक है, वो एक जज की तरह सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रिटायर्ड जज होते हैं, चीफ जस्टिस आप कह सकते हो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहते हैं तो जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, वो एज अ जज वर्क कर सकते हैं। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। ये आर्टिकल नंबर 128 में कहा गया है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 129 129 की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो 125 है आपका आर्टिकल 124, ठीक है, तो 124 से लेकर 143 तक की बात कही गई है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो 129 की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा? अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है ये समझिए। इसके अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। ठीक है, मीन्स एक प्रमाण के रूप में माना जाएगा और इसकी अवमानना करने वालों को दंड दिया जा सकता है। जो इसकी उल्लंघना करेंगे, ठीक है, इसको नहीं मान करेंगे, उन्हें क्या होगा? दंड भी दिया जा सकता है। ये कहा गया है 129 में। आर्टिकल 130 में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली में है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के स्थान को राष्ट्रपति की सहमति से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बदल सकता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थान निर्धारित किया गया है 130 के अकॉर्डिंग और कहाँ रखा गया है? नई दिल्ली में। और राष्ट्रपति की अनुमति से जो भारत का CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो इसको बदल सकता है। ठीक है, आर्टिकल 131। ठीक है, आर्टिकल 131 में किसकी बात की गई है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात की गई है। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर राज्यों के बीच में विवाद होता है या फिर राज्य और केंद्र के बीच में विवाद होता है तो फैसला लेने का अधिकार, मतलब ज़्यादा अधिकार किसके पास है? वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ठीक है, तो वही बातें आपको याद रखनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट के कार्य होते हैं कि संविधान का रक्षक होता है, ये मौलिक अधिकारों का रक्षक होते हैं। अगर 2 राज्यों के बीच का विवाद है, जल विवाद को छोड़कर, ठीक है, जितने भी 2 राज्यों के बीच के विवाद होते हैं सुप्रीम कोर्ट उनका फैसला लेता है, सुप्रीम कोर्ट में वो जाते हैं। ठीक है, केवल जो जल विवाद है वो कहाँ पर जाता है? हाई कोर्ट में जाता है। इसी तरीके से केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद होता है, ठीक है, तो उसको भी कौन सॉल्व करता है? सर्वोच्च न्यायालय सॉल्व करता है। लेकिन अगर वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र और राज्य में जो टैक्स का बंटवारा किया जाता है, इस पर अगर विवाद हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय में ये नहीं जाएगा। कहाँ पर जाएगा? उच्च न्यायालय में जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 131 कहता है। अब आर्टिकल नंबर 132 देख लो क्या है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 132 जो है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात कर रहा है। ठीक है, अपीलेटेड ज्यूरिडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, क्षेत्राधिकार, अधिकार आप लिख लो, क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो जो अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है वो भी किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ठीक है, तो ये जो उच्च न्यायालय होता है, जो उससे ज़्यादा ऊपर उच्चतम न्यायालय होता है, तो उसके पास ज़्यादा पावर होती है अपीलीय क्षेत्राधिकार की। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? आर्टिकल नंबर 133
147 की। उससे पहले ये पॉइंट आप देख लो, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं। आरंभिक अधिकार क्षेत्र, जिसमें ये राज्यों के बीच विवाद या राज्य और केंद्र के बीच का विवाद देखा जाता है, आर्टिकल 131 में। अपीलीय क्षेत्राधिकार, जो कि आर्टिकल 132 में आता है। सिविल मामलों के अधिकार क्षेत्र और फौजदारी मामलों के अधिकार क्षेत्र। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, ये किसके अंदर आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 137। आर्टिकल 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अपने आदेशों को पुनर्लोकन की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है। यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। ठीक है, जो ये पुनर्वलोकन की व्यवस्था ली गई है ये अमेरिका से ली गई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकता है। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल नंबर 137। ठीक है, अब यहीं पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, किसके बारे में, जनहित याचिका। जनहित याचिका सुना होगा आपने। ठीक है, PIL जिसको बोलते हैं, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लॉ। ठीक है, 1984 पब्लिक इंटरेस्ट लॉ 1984। 1980 के दशक में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय पर, PN भगवती। ठीक है, कब, 1980 के दशक के सुप्रीम कोर्ट के जो वो मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती, उन्होंने भागलपुर जेल का दौरा किया और समाज के ऐसे वर्ग जो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते थे, ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या बनाया, जनहित याचिका की शुरुआत कर दी। जनहित याचिका के अंतर्गत पंजीकृत डाक के द्वारा न्यायालय को मामले की जानकारी दी जा सकती है। ठीक है, यानी कि जो PIL होता है, लोग कहते हैं ना PIL डाला है, यानी कि जनहित याचिका जो होती है ये पब्लिक अपने अधिकारों के लिए अगर कोई उसको कुछ करना है तो वो न्यायालय में ये जानकारी भेज सकता है, यही होता है PIL। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लॉ। अब आर्टिकल नंबर 129 हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें अभिलेखीय न्यायालय की बात की गई है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख के दो अर्थ होते हैं। ठीक है, ये है यहाँ पर अभिलेख न्यायालय की बात। ठीक है, इसके दो अर्थ होते हैं। एक कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं, कहाँ पर, किसी अदर न्यायालय में। ठीक है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हो चुके हैं, डिसीजन हो चुके हैं, वो एज अ सबूत, ठीक है, सबूत के तौर पर उन्हें पेश किया जा सकता है किसी अदर न्यायालयों में। यदि कोई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन नहीं करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे सजा दे सकता है। यह आर्टिकल नंबर 129 में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 141 141। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉ बनाया गया है, लॉ डिक्लेयर कर दिया गया, नियम बना दिए गए हैं, वो सभी कोर्ट्स को मानने होंगे। ठीक है, जितना भी इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है उन सभी को बाध्य होना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए हुए कानून को मानने के लिए, ये कहता है आर्टिकल 141। आर्टिकल 143 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है और राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। ठीक है, इसके अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। मीन्स सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ना ही सलाह देने के लिए बाध्य है और राष्ट्रपति ना ही सलाह लेने के लिए बाध्य है। मीन्स कोई भी बाइंडिंग इनके बीच नहीं है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट याद रखना है कि अगर कोई भी मैटर, मामला कोई भी जो 1950 के पहले का है, 25 जनवरी 1950 के पहले का है, तो राष्ट्रपति सलाह लेगा। किससे लेगा, सुप्रीम कोर्ट से लेगा और सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा और राष्ट्रपति यहाँ पर बाइंड होगा सुप्रीम कोर्ट की सजेशन को मानने के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति सलाह मानने को बाध्य होगा, ये कहता है आर्टिकल नंबर 143। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल आपका आर्टिकल नंबर 124 से 143 कवर किया गया है, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखा है। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो हाई कोर्ट पर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर होगा, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।